फ्रेंड, वेलकम इन हॉट एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेन करते हैं नॉर्वे की कैप गर्ल ओस्लो के आइलैंड में बनी हुई बच्चों की जेल में यानी बाल कारगाह में रहने वाले एक बच्चे की भागने की कहानी देखने वाले हैं। इस जेल का नाम है बिस्ट्रॉय जेल और यहाँ पर नाबालिग लड़कों को लाया जाता है जिन्होंने कोई गलत काम किया हो या कोई जुर्म किया हो। ये जेल समंदरों की बीचों बीच बनी हुई है, इसलिए यहाँ से भागना नामुमकिन है और अगर कोई समंदर को पार कर भी लेता है तो बर्फ से ढकी हुई पानी की झील में डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। इसका मतलब कि यहाँ से भागना नामुमकिन के बराबर है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो नाबालिग लड़कों को कुछ ऑफिसर पानी के रास्ते से इस आइलैंड पर लेकर आ रहे हैं। इनके नाम होते हैं एर्लिंग और इवार। अब ये दोनों बिस्ट्रॉय जेल पहुंचते हैं और तो जेल का वार्डन बिस्टर, जो कि ओलव नाम के दूसरे कैदी को इन लड़कों की जिम्मेदारी सौंपता है ताकि अपनी सजा में अनुशासन बनाए रखे। ओलो को इस जेल में आए हुए 6 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और 3 हफ्ते के बाद वो जेल से रिहा होने वाला है। वो अंदर जाने पर जेल इंस्पेक्टर बेतन इनको नियम और कायदे बताता है। इनके पास जो पर्सनल सामान होता है उनसे जब्त कर देता है, यहाँ तक कि इनके कपड़े भी। इसके बाद दोनों को अलग अलग बैच नंबर दिया जाता है और इनके बालों को काट कर इन्हें कैदियों की ड्रेस दी जाती है। फिर वार्डन कैदी C-19 यानी अर्लिंग को स्पेशल वार्निंग देने के लिए अपने केबिन में बुलाता है, क्योंकि उसको पता चला था कि अर्लिंग पर हत्या का आरोप लगा हुआ है, जबकि बाकी कैदियों ने छोटे मोटे अपराध किए थे। अब एस्टर उसे शेप के एग्जाम्पल से समझाता है कि मैं इस शेप का कैप्टन हूँ और तुम सभी कैदी इसके नाविक हो, कि तुम मेरे आदेश के पालन करोगे। अब अर्लिंग जाने के बाद हम यहाँ एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है एस्ट्रिड, और ये अर्लिंग जैसे आरोपी की यहाँ पर आने पर खुश नहीं होती है। फिर अगले दिन सब कैदियों को लाइन में खड़ा कर इंस्ट्रक्शन बर्तन उनको बताते हैं कि किसी को बर्तन धोने का काम मिलता है, किसी को खाने का, किसी को दीवार चुनाई का काम मिलता है और खेतों में दवाई डालने का। इसी के साथ अर्लिंग को बाथरूम साफ करने का काम दिया जाता है, जिसमें उसकी मदद ओलव को भेजा जाता है। ओलव काम करते समय अर्लिंग के रवैये को देखकर समझ जाता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो उसे समझाता है कि आज तक जिन्होंने भी इस जगह से भागने की कोशिश करी है या तो वो मारे गए या उनके पिछवाड़े लाल करके उम्र की सजा दी गई है। इसलिए ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन अर्लिंग को इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो सोचता था क्योंकि वो बिना कोई गलती के यहाँ पर भेजा गया है और इसलिए वो भागकर इस कैद से जितनी जल्दी हो सके आजाद होना चाहता है। काम करते समय अर्लिंग की नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। तब ओलो से उसके बारे में पूछता है कि इस झोपड़ी में एक इमरजेंसी एक बोट रखी गई है। अर्लिंग को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए बोट हाउस के करीब जाता है, जहाँ उसे बोट तो दिखाई देती है, साथ ही एस्ट्रिड अपने डॉग के साथ घूमती हुई नजर आती है। एस्ट्रिड उसे देखकर यहाँ से निकल जाती है। तभी जेल के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि अर्लिंग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सजा के तौर पर उसके हाथ पर मारा जाता है। अब जब जेल के सब कैदी सो जाते हैं तो आधी रात को मार्क नाम का एक कैदी तेज तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी घड़ी गायब हो गई थी। अब शोर को सुनकर वहाँ बेहतरन आता है और बिना सोचे समझे दूसरे लड़के की पिटाई करता है, जबकि उसने तो मार्क की घड़ी चुराई नहीं थी, बल्कि मार्क ने खुद की घड़ी उसकी बिस्तर पर रखी थी। अब अर्लिंग को यह बात पता थी, इसलिए जब अर्लिंग बाथरूम जाता है तो वहाँ पर मार्क दिखाई देता है और उसकी करतूत का बदला लेने के लिए वो बाथरूम को बंद करके उसकी पिटाई कर देता है। अब दिन में पढ़ाई करने के बाद अर्लिंग ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो लेटर लिखा था उसको ओलो को पढ़ कर सुना देता है और इस बीच इन दोनों इनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब असेंबली के दौरान अर्लिंग इंस्पेक्टर बेथरिंग की इंसल्ट करता है तो उसे सजा के तौर पर एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और जब वो अपनी सजा को पूरी करके वापस आता है तो वो देखता है कि उसके लेटर को मार्क सबके सामने पढ़ रहा है। इसलिए गुस्से में अर्लिंग उसे जमकर पीटता है और उन्हें छुड़ाने के लिए ओलो बीच में आता है और इन तीनों को सजा देने के लिए बेहतरीन इन्हें जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजते हैं, जिन्हें जलाकर सभी कैदियों का खाना बनाया जाएगा। काम करते वक्त मार्क तक कर बैठ जाता है और अर्लिंग भी उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। दिन भर मेहनत करने के बाद इनको खाने के लिए सड़े हुए मांस दिए जाते हैं। अर्लिंग और मार्क, जो पहले एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वो आज एक दूसरे से खुशी खुशी बात करते हैं। अर्लिंग जानबूझकर पेट काटने वाली आरी को ब्लेड को तोड़कर उसे गार्ड से छुपाकर अपने पास रखता है ताकि वो उसकी मदद से बोट हाउस का ताला तोड़ सके। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे इन तीनों में दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन सब की ड्यूटी बदल जाती है और इन्हें खेतों में गेहूं की फसल काटने के लिए ले जाया जाता है। ओलो को अर्लिंग पे शक होता है कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए ओलो उसे सजा खत्म नहीं हो जाती है तब तक यहाँ से भागने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ओलो को मिली हुई है। अगर अर्लिंग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी कीमत ओलो को चुकानी पड़ेगी। खैर सभी काम में लगे हुए थे, तभी इवार जानबूझकर अपना हाथ चाकू से काट लेता है, इसलिए ओलव और अर्लिंग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं।
वहाँ पर अर्लिंग नर्स से बचकर चाबी चुरा लेता है। इसके बाद रात होने पर मार्क और अर्लिंग जंगल के बीच से लाए हुए जहरीले मशरूम खाते हैं, जिसकी वजह से आधी रात को और उनके पेट में दर्द होने लगता है। वो उल्टी करने लगते हैं और शोर की वजह से सभी कैदी जाग जाते हैं। अब इनकी खराब हालत को देखकर इनको फौरन हॉस्पिटल भेजा जाता है। इलाज करने के बाद नर्स रूम से चली जाती है तो अर्लिन मार्क को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नशीली दवाई की वजह से वो होश में नहीं आ पाता। इसलिए अर्लिन अकेले यहाँ से निकलता है और उसे ऐसा करते इवार देखते हैं। और यहाँ अर्लिन जब के ताले को तोड़ता है तो वहां पर इवार आ जाता है। वो उसे कहता है कि जेल का इंस्ट्रक्टर ब्रिटन उसके साथ अश्लील हरकतें करता है और इसलिए वो भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता है। और इवार उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन अर्लिन उसे साथ न ले जाने से मना कर देता है। और गुस्से में इवार ब्रिटन के पास जाता है, लेकिन डर के मारे कुछ बता नहीं पाता। पर ब्रिटन उसके पैरों पर देखकर उसकी मिट्टी को देखकर समझ जाता है कि वो समंदर के पास गया था। और तभी उसे पता चल जाता है कि हॉस्पिटल से अर्लिन गायब है। वो तुरंत साइलेंट बजाकर सभी को अलर्ट करता है और सिक्योरिटी के साथ साथ जल्दी बोट हाउस पे जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक अर्लिन बोट लेकर भाग चुका था। अगले दिन असेंबली में बेस्टर बताता है कि अर्लिन बहुत ही ज्यादा कायर और डरपोक लड़का था जिसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया। बेस्टर उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसके आदमी अर्लिन को बहुत ही जल्दी पकड़ लेगी और वापस इसी जेल में आएगा। खैर कुछ दिनों के बाद अर्लिन की कोई खबर न मिलने की वजह से और सभी कैदों की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। अचानक एक दिन सभी कैदी देखते हैं कि आर्मी वाले अर्लिन को पकड़कर वापस ला रहे हैं। अब ब्रेतन ऑरेलफ से बहुत ज्यादा निराश होता है क्योंकि उसने अर्लिन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसको दी थी, जो कि वो पूरी ना कर पाया। इसलिए उसको सजा दी जाती है कि वो उसे तब तक कोड़े मारे जब तक उसकी पीठ से खून न निकलता। अब यहाँ बेचारा ओलम न चाहती हुई भी ऐसा काम करना पड़ता है। ओलो उसे काफी गुस्सा भी होता है क्योंकि उसे मना करने के बावजूद भी वो यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर इन सब के बावजूद अर्लिन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी यहाँ से भागने के बारे में ही सोच रहा है। अब एक दिन ओलो जेल वार्डन बेस्टर से ब्रेतर के बारे में शिकायत करता है कि वो हर रात इवान के साथ अश्लील हरकतें क्या करता है, लेकिन बेस्टर को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता और वो ओलव को वार्निंग देता है कि ये बात किसी को पता ना चले। अगले दिन जब बेस्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए इवान के पास जाता है तो इवान डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ इवान को अर्लिन के भागने के बारे में बताता, इसलिए उसे जंगल में काटने की सजा दी जाती है। जब वो लकड़ी काट रहा होता है तभी वहाँ पर दूसरे जेल इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस मौका का फायदा उठाकर वो इवान से काम न करने के बदले कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो ब्रेतन से जुआ खेलते हुए पैसे हार गया था और उसे आज ये पैसे वापस लौटाने थे। अब इवान इस चीजों से बहुत परेशान हो चुका था। अब वो सबको छोड़कर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, इसलिए वो समंदर में डूबकर अपनी जान देने के लिए जाता है। उधर दूसरी तरफ अर्लिन को खाना खाते समय देखता है कि इवान अपनी घड़ी को किसी और को देकर चला गया है। वो समझ गया है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। अर्लिन दौड़कर समंदर के पास जाता है तो उसे इवान डूबता हुआ दिखाई देता है और अर्लिन ओलव मिलकर उसे समंदर से बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इवान की अब मौत हो चुकी है। अब रेस्टर सभी कैदियों को हटा देते हैं इवान की बॉडी से और उन्हें अपने जेल में भेज देता है। सभी कैदियों को मानने पर फोर्स करता है कि इवान एक कमजोर लड़का था जो जेल की सजा को सह नहीं पाया और हिम्मत हार कर उसने खुद की जान ले ली। उसकी मौत से ओलव और अर्लिन बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि वो इवान की मरने की असली वजह जानते थे और वो तो हर रात उसके साथ वो अश्लील हरकतें होना। अब यहाँ डाइनिंग टेबल पर अर्लिन ब्रेतन की बेइज्जती करता है और यहाँ से चला जाता है। अभी तक सभी कैदियों को उसके हरकत का पता चल चुका था और अभी सब उस पे सामान फेंकते और अपना गुस्सा निकालते हैं। पर ब्रेस्टर जब ऑफिस में होता है तो अर्लिन उसे ब्रेतन की शिकायत करता है। उसके बाद ब्रेतन से मिलने के लिए जाता है और कहते हैं कि तुमने जो हरकत इवान के साथ किया उसका रिजल्ट कितना बुरा हो सकता है। अगर ये मामला सरकार तक पहुंचा तो आज ही पूरी उम्र की कैद की सजा दी जाती है। अब ब्रेतन को इस मामले की जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो उस जेल वार्डन को ही धमकी देता है कि अगर उसको इवान के केस में कुछ भी हुआ तो वो सबको बता देगा कि ब्रेस्टर ने जेल के फंड में आने वाले पैसों में घपला किया है। सरकार ने नाबालिग कैदियों को सुधारने के लिए जिन पैसों को भेज रही है उसका फायदा ब्रेस्टर और उसका परिवार उठा रहे हैं। तो मतलब दोनों ही बोरे इंसान है और दोनों ही धांधली कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्रेस्टर के कहने पर ब्रिटन को जेल छोड़ने का फैसला करते हैं ताकि मामला ठंडा होकर थोड़ा शांत हो जाए। इसे जाता हुआ देखकर सभी कैदी लड़के खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा और उसकी जगह दूसरा इंस्ट्रक्टर आने वाला है। अब हर साल की तरह इस साल भी सेंट्रल प्रिजन कमेटी की एक
टीम कुछ दिनों के लिए आती है, जो कैदियों की रिपोर्ट और बर्ताव को देकर उन्हें जेल से रहा करने का ऑर्डर देगी। ये सेंट्रल कमेटी सभी कैदियों के एक-एक करके इंटरव्यू लेती है और इन्हें जेल में होने वाली एक्टिविटी के बारे में पूछती है। जब ओलो का इंटरव्यू लिया जाता है तो पहले तो वो सबको सही-सही बताता है, तो जब उसे इवान की मौत के बारे में पूछा जाता है तो वो झूठ कहता है। खैर, ओलो को अच्छे बिहेवियर की वजह से 1 हफ्ते के बाद रिहाई का ऑर्डर दिया जाता है। जब वो अपना सामान लेकर जेल से जा रहा होता है तो उसे ब्रिटेन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना आपा खो देता है और बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है। उसकी मदद करने के लिए अर्लिंग और मार्क भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर ब्रेटन को पीटने से बचाते हैं और इन तीनों की जमकर पिटाई करने के बाद इन्हें तहखाने में बंद हुए पिंजरे में बंद करते हैं। अर्लिंग रात को पिंजरा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा और अगले दिन वो गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर पिंजरे का दरवाजा खुलवा लेता है, लेकिन उनके पास तहखाने की चाबी नहीं होती, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते। अब जब दूसरे दिन इन तीनों से मिलने आता है तो तीनों दरवाजे के पास दीवार पर उसके करीब आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे वो दीवार के पास आता है वो उसे पकड़ लेते हैं और तहखाने की चाबी उसे छीन लेते हैं और उस हाथापाई में ओलिव के पैर में चोट लग जाती है। अब तहखाने के निकलने के बाद तीनों लड़के ब्रिटन को मारने के उसके पीछे निकलते हैं और इन्हें देखकर बाकी कैदियों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो सभी मिलकर गार्ड को मारने लगते हैं और फिर सभी किचन पर हमला कर देते हैं। अब खाने पीने का जितना भी सामान था सब लूट लेते हैं, जिन्हें सरकार ने इनके लिए भेजा था, पर इन्हें कभी वो मिलता नहीं था। सभी कैदी एक एक करके गार्ड को मारते हुए बेहतरीन तक पहुंच जाते हैं और उसे भी मार गिराते हैं। जेल वार्डन ब्रेस्टर इन कैदियों की एकता को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सभी लड़के उसे मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन तभी अर्लिन वहां आ जाते हैं और बेस्टर को जिंदा जाने देते हैं। अब बेस्टर बोट से वहां जाता है। अब यहाँ पर इस आइलैंड पर सिर्फ कैदियों का राज था और सब यहाँ पर आजादी से रहने का फैसला करते हैं, लेकिन ये आजादी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले ही दिन जेल डिपार्टमेंट की तरफ से इन नाबालिग लड़कों को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर के साथ साथ एक बड़ी आर्मी भी भेजा जाता है। जब अर्लिन और ओलिव सैनिकों को देखते हैं तो वो एक जल्दी से बाकी कैदियों की मदद से गोदाम में पड़ी हुई नाव को बाहर निकालकर समंदर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जब तक वो समंदर किनारे पहुंचते उससे पहले सैनिक वहां आ गए थे। सैनिकों को देखकर पूरे आइलैंड पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सैनिकों की तादाद कैदियों से ज्यादा होती है और वो एक एक कैदियों को पकड़ते हैं, लेकिन उनकी नजरों से अर्लिन और मार्क यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। भागते हुए अर्लिन को एक हेरन दिखाई देता है, जिसे वो समझ जाता है कि ये हेरन उस आइलैंड के किनारे से आया है जहाँ से बर्फ की सतह है। अब तीनों झील की तरफ भागने लगते हैं, तभी मार्क देता है कि सैनिक उसके पीछे आ रहे हैं। तभी उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दूसरे डायरेक्शन में भागता है ताकि उसके दोस्त यहाँ से बचकर निकल सके। ओलिव के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वो भाग नहीं सकता था। उसकी मदद करने के लिए अर्लिंग उसको अपने कंधे पर बिठाकर आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर बाद दोनों झील के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों बर्फ की पतली परत को पार करने के लिए दोनों रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि बर्फ न टूटे। ओलिव जल्दी से पार कर लेते हैं, लेकिन अर्लिंग की बारी पाती है तो वो फिसल कर झील के अंदर गिर जाता है। ओलिव उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है, लेकिन इस जगह का टेम्परेचर तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अब अर्लिंग का आधा हिस्सा बर्फ में रहने की वजह से जम चुका था, इसलिए वो चाहकर ऊपर नहीं आ सकता। अब ओलिव न चाहती हुई भी अर्लिंग को छोड़ने पर मजबूर हो गया और अपने भागने में वो कामयाब हो गया। और आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वो एक जहाज पे देखते हैं कि वो यहाँ से बच के भाग गया है। और बात कर ले अर्लिंग की, जो हमेशा से भागने की कोशिश कर रहा था और लास्ट टाइम पे उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे